भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज का यह चैप्टर हमारे पिछले दो चैप्टर यानी 281 और 282 का विस्तार है। यानी उन दोनों चैप्टर्स में ही हमने धन देने वाले ग्रहों और भाग्योदय कारक ग्रहों की बात की थी कि कौन सी स्थिति में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठकर धन देगा और भाग्योदय कराएगा। तो चैप्टर 281 और चैप्टर 282 दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना भाग्य के धन भी नहीं मिल पाता। यानी जब भाग्य होगा तभी धन मिलेगा। अब मान लीजिए धनदायक ग्रह तो है लेकिन भाग्य नहीं है, तो धन की मात्रा भी उसी रूप में होगी। अब हम इस चैप्टर में आगे बात करें उसके पहले एक दो सवाल ले लेते हैं, क्योंकि ये सवाल इस विधा को समझने के लिए जरूरी हैं। पुराने दर्शकों को जो शुरू से यह चैनल देखते आए हैं उनको तो मालूम होगा, लेकिन नए दर्शकों को जिन्होंने के सारे चैप्टर नहीं देखे हैं उनके लिए यह उपयोगी साबित होगा। तो पहला सवाल आया है श्री गणेश रावल जी का, और आपका सवाल है कि जब आप नक्षत्र स्वामी बोलते हैं तब जन्म का नक्षत्र देखना है, चंद्र नक्षत्र या लग्न का नक्षत्र देखना है। तो गणेश रावल जी, जब भी हम नक्षत्रपति या नक्षत्र स्वामी शब्द का उपयोग करते हैं वहाँ पर आपको चंद्र नक्षत्र को ही देखना है, क्योंकि यही चंद्र नक्षत्र का स्वामी जीवन को आगे अपने रास्ते पर पूरी उम्र चलाता है। और एक तरह से कहें तो जातक का जीवन चक्र इसी नक्षत्र स्वामी के इर्द गिर्द घूमता है, और बाकी के ग्रह इस नक्षत्र स्वामी को अपने फल देने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, फल अच्छा या बुरा जो भी हो। दूसरी बात रही लग्न नक्षत्र के स्वामी की, तो लग्न नक्षत्र के स्वामी का दायित्व अलग होता है। लग्न नक्षत्र का स्वामी जातक के यश, मान, शारीरिक सौष्ठव और मान प्रतिष्ठा को इंगित करता है। इस बात को समझने के लिए अब मान लीजिए चंद्र नक्षत्र के फलों के अनुसार जातक बहुत सा धन भी पा लेता है, भाग्य भी पा लेता है, और इसके साथ ही मान लीजिए लग्न का नक्षत्र जातक को रोगी बना देता है। तो इस स्थिति में वह जातक धनाढ्य होते हुए भी उस धन का उपभोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि धन को भोगने के लिए उसका शरीर ही निरोगी नहीं है। या मान लीजिए लग्न नक्षत्र के स्वामी ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि जातक को अपयश मिलेगा, तो क्या होगा? तो होगा यह कि आपके पास धन तो रहेगा लेकिन पीठ पीछे लोग आपको गालियां देंगे, क्योंकि यश नहीं मिलना है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे कि लग्न नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र का क्या उपयोग है। अब एक और सवाल आया है श्री मुकेश सिंगल जी का, और आपने पूछा है कि क्या मुकेश अंबानी और अडानी की कुंडली में भी यह योग हैं। तो मुकेश जी, आपके इसी सवाल ने हमको आज का यह वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है। और वैसे सच बात तो यह है कि हम ज़्यादातर सवाल नहीं ले पाते हैं, और उसके पीछे कारण यह है कि समयाभाव के कारण हम न तो शूट करने के बाद वीडियो को देख पाते हैं, ना ही कमेंट को देख पाते हैं। कितने दर्शक आए, कमेंट आए कि नहीं आए, यह कुछ भी नहीं देखते हैं। वीडियो शूट करने के बाद सारा काम हमारे एडिटर राहुल जी संभालते हैं, और उनको लगता है कि कोई ज़रूरी सवाल है तो वो हमको बता देते हैं। और आज राहुल जी ने बताया कि ये दो सवाल ज़रूरी हैं जिनका जवाब अवश्य देना चाहिए, इसलिए हम आज का यह वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मुकेश जी, आपका सवाल आने के बाद हमने श्री मुकेश अंबानी की कुंडली खोजी, और उस अनुसार उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 का है। समय शाम के 7:53 है, और उनका जन्म अडेनबेरक यमन में है, वहाँ पर हुआ है, और वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली है। आइए अब इस चार्ट को विस्तार से समझते हैं, जो कि हमारे पिछले दोनों चैप्टर्स यानी 281 और 282 को और विस्तार देगा, उनकी स्थिति स्पष्ट करेगा। इसके अलावा भी इस चार्ट की एक दो और विशेष बातें हैं जिन पर हम आखिर में बात करेंगे, और उन बातों को
सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं को अवश्य जानना चाहिए। अब इस चार्ट का हम अध्ययन शुरू करें उसके पहले एक बात सभी जिज्ञासुओं को जान लेनी चाहिए कि कुंडली में कोई भी ग्रह जो अपनी उच्च राशि से दूसरा बैठा है वह प्रचुर मात्रा में धन देगा, और जो भी ग्रह अपनी उच्च राशि से नवम बैठा है वह भाग्योदय कराएगा। ये दोनों ही बातें किसी भी ग्रह पर लागू होंगी। नक्षत्र स्वामी है तो जन्म से ही वह फल मिलेंगे, नहीं तो उस ग्रह के दशाकाल में यह फल मिलने वाले हैं। अब मुकेश अंबानी जी का जन्म वृश्चिक लग्न और मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। अब मूल नक्षत्र का स्वामी होता है केतु, जो कि इनकी कुंडली के छठे भाव मेष राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर नक्षत्र स्वामी केतु अपनी उच्च राशि सिंह से नवम भाव पर बैठा है, तो इसने जन्म से ही भाग्योदय कारक योग बना दिया। और इसी वजह से ऐसे जातकों का जन्म किसी अरे गहरे परिवार में नहीं होता है, जैसे इनका जन्म धीरू भाई अंबानी के यहाँ पर हो सकता है इनका जन्म किसी झोपड़ी में भी हुआ हो, लेकिन इनकी कुंडली की स्थिति देखकर आप यह नहीं कह सकते कि यह किसी ऐरी गहरी जगह पर जन्म लेगा। और देखिए, इसी केतु के प्रभाव से इनके जन्म के बाद ही इनके पिता ने उन्नति शुरू कर दी, क्योंकि यह नवम दे रहा है और नवम भाव होता है पिता का। हमने चैप्टर 282 में कर्क लग्न में मेष राशि में बैठे हुए केतु को भाग्योदयकारी बताया था, और उसका एक छोटा सा क्लिप आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जाकर जिन्होंने भी नहीं देखा है वह पूरा चैप्टर देखें और इसको समझें। केतु की जो स्थिति हम आपको बताने जा रहे हैं वो स्थिति अगर है, और मान लीजिए यह केतु नक्षत्र स्वामी भी है, तो भाग्य के मामले में ये बहुत ऊंचाई पर ले जाता है जातक को। धन के मामले में, भाग्य के मामले में, परिवार के मामले में, हर तरह से केतु की यह स्थिति कर्क लग्न वालों के लिए सौभाग्यशाली साबित होती है। पर यहाँ केतु को मेष राशि में बैठा होना चाहिए, और मेष राशि में केतु यहाँ पर जातक को परम सौभाग्यशाली बनाता है। यानी आपका जन्म यदि अश्विनी, मघा या मूल इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो यह केतु नक्षत्र स्वामी होगा, और इस स्थिति में यह केतु जातक को इतना सौभाग्यशाली बना देते हैं कि वह जिस चीज को भी छू ले वह सोना बन जाती। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अपनी फल देने की प्रवृत्ति की वजह से केतु छठे भाव को बढ़ा रहा है और लग्न को नष्ट कर रहा है। अब छठा भाव होता है पेट्रोलियम का, तो जब से इन्होंने पेट्रोलियम का धंधा शुरू किया तब से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और यहाँ लग्न नष्ट होने का यह मतलब नहीं है कि शरीर नष्ट होगा। यहाँ लग्न नष्ट होने से मतलब यह है कि ऐसे जातकों का अहम अकड़ यह काबू में रहता है। इन लोगों में अहम अकड़ फालतू की नहीं रहती है, विनम्र होते हैं। और छठा भाव प्लानिंग का है, सोच का है। तो जब तक ये प्लानिंग से काम करते रहेंगे तब तक उन्नति और भाग्य के सारे रास्ते इनके लिए खुले हुए रहेंगे। आइए अब राहु को देखते हैं। राहु भी अपनी उच्च राशि कुंभ से नवम भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो पुनः नवम एक्टिव हो रहा है, तो यह भी इनके लिए भाग्योदयकारी ग्रह है। और राहु की यह दशा इनको सन 2001 से 2019 तक चली है, और इसी राहु की दशा में इन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य फैलाया है। इस राहु का एक फल इनकी कुंडली में और देखिए कि यह अपनी नीच राशि यानी सिंह से तीसरे भाव की दूरी पर बैठा है, तो जाहिर सी बात है तीसरे भाव के फल नहीं लेने देगा। और तीसरा भाव होता है छोटे भाई का, तो इसी दशा काल में छोटे भाई से इनका झगड़ा भी हुआ, अलग भी हुए। और चूंकि तीसरा भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो रहा है, तो छोटे भाई का यहाँ पर पूरी तरह से कबाड़ा खिंच गया। इनके छोटे भाई अनिल अंबानी की स्थिति किसी से भी छुपी हुई नहीं है। दिवालियेपन की कगार तक इस राहु ने उनको पहुंचा दिया, यानी छोटे भाई का साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया, और इनका नवम बढ़ता रहा और इनका साम्राज्य फैलता चला गया। तो अब तक एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी ग्रह क्रूर, पापी
या शुभ अशुभ नहीं होता है। ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार फल देता है और यहाँ पर राहु केतु के फल देखकर आपको इस बात पर यकीन भी हो जाना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वह बात सही है, उसमें दम है। शास्त्रों में ग्रहों के जो शुभ अशुभ क्रूर पापी होने की बात कही है वह सही है, लेकिन वह किसी अन्य संदर्भ में है, फल देने के संदर्भ में नहीं है। और यहाँ पर हम उसका जिक्र करेंगे तो यह वीडियो काफी लंबा होगा और विषयांतरण भी हो जाएगा, इसलिए उस पर फिर कभी भविष्य में बात करेंगे। अब इनके एक और भाग्योदयकारी ग्रह को देख लीजिए। दशमेश होकर सूर्य छठे भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, अपने भाव से नवम है और उच्च का है और छठे भाव को बढ़ा रहा है, तो यह भी इनका एक भाग्योदयकारी ग्रह है। और यह सूर्य भी इनको प्लानिंग का, सोच का धनी बनाता है, पूरी प्लानिंग से काम करते हैं। छठा भाव पुनः पेट्रोलियम पदार्थों का तो है ही, तो उसमें भी ये बहुत आगे चले गए हैं। अब यहाँ तक एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यह जातक यानी श्री मुकेश अंबानी किस्मत के धनी तो हैं और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल एक उठता है कि वो कौन से ग्रह योग हैं कि ये एशिया के प्रथम और दुनिया के 17वें नंबर के बिलियनर बन गए हैं। यानी दुनिया का 17वां सबसे धनी आदमी और एशिया का सबसे ज्यादा धनी आदमी श्री मुकेश अंबानी को बनाने वाले कौन से ग्रह हैं? तो इसका जवाब भी इनकी इसी कुंडली में छुपा हुआ है। हमने इसी चैप्टर के शुरुआत में आपको बताया था कि जो भी ग्रह अपने उच्च भाव से दूसरा बैठा होगा वह अतुल अथाह धन देता है। और वैसे भी इनकी कुंडली में आप देखें तो मंगल वृष राशि का बैठा हुआ है, तो वृष राशि यानी दूसरा भाव, यह आजीवन फल देता है। धन के मामले में वृष का मंगल बहुत बढ़िया फल देता है, अन्य किसी मामले में खराबी करे वो अलग बात है, लेकिन धन के मामले में वृष का मंगल बहुत सुंदर योग बना देता है, पहली बात। और यूं भी मंगल के बारे में हमने पहले के चैप्टर्स में बहुत विस्तार से बात की है, तो उनको आपने देखा होगा, तो मंगल की फल देने की प्रवृत्ति पूरी तरह से आपको याद होगी, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। अब आप इनके शनि को देखिए, लग्न में ही वृश्चिक राशि का बैठा है, यानी अपनी उच्च राशि तुला से दूसरा अथाह धन देने वाला ग्रह इनकी कुंडली में शनि बन गया है। अब आप गुरु को देख लीजिए, नवम भाव में उच्च है और अपनी उच्च से दूसरे सिंह राशि में दसम भाव में बैठे हैं, और इसकी नवम दृष्टि भी छठे भाव पर है, यानी पेट्रोलियम पदार्थों के लिए अमृत के समान दृष्टि है ये। हालांकि दूसरी कुंडली में हो तो उसको अन्य ग्रह योग अनुसार रोग ऋण शत्रु में भी फंसा सकती है, लेकिन इनके लिए यह गुरु की स्थिति बिल्कुल अमृतमयी है, क्योंकि इनका काम धंधा ही पेट्रोलियम से संबंधित है, मुख्य जो काम धंधा है। फिर यह अपनी उच्च से दूसरे बैठे हैं, तो धनदाता ग्रह तो हैं ही। और इस गुरु की दशा इनको 2019 से शुरू हुई है और यह दशा 2035 तक इनको चलेगी, तो यह अथाह धन देने की क्षमता इस गुरु में है। अब इसके बाद शनि, जो कि एक और धनदायक ग्रह है, वह भी अपने उच्च से दूसरा बैठा है, और गुरु के बाद इस शनि की दशा 2054 तक इनको चलेगी। तो इनके जीवन काल में धन के मामले में यह अथाह रूप से बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि दशाओं का क्रम ऐसा बन गया है। तो इस कुंडली को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मुकेश अंबानी आखिर मुकेश अंबानी बने कैसे। मुकेश अंबानी का धन कुबेर बनना इनकी कुंडली में ही छिपा है। मुकेश अंबानी बनने के लिए सिर्फ भाग्य देने वाले ग्रहों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ धन देने वाले ग्रहों की भी आवश्यकता होती है, जो कि इनकी कुंडली में प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, भाग्यवर्धक भी और धनवर्धक भी। और इन्हीं योगों के चलते कोई मुकेश अंबानी बन पाता है, और चूंकि यह योग बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए बहुत कम लोग ही मुकेश अंबानी बनते हैं। और इतने योग अन्य कुंडलियों में कम पाए जाते हैं, जिनमें कम योग होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर्स में बात की थी, वो भी सुखी संपन्न तो होते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी बन जाएं ऐसा एक अकेले ग्रह से संभव नहीं हो पाता। अब यहाँ इनकी कुंडली में लग्न नक्षत्र को देखना बाकी रह गया है। यूं तो हमने बात कर ली है, तो इनके लग्न नक्षत्र को देखें तो इनका लग्न विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है, और विशाखा नक्षत्र का स्वामी होता है गुरु, और इसी गुरु की महादशा में चल रहे हैं। तो इस गुरु के महादशा काल में भी चूंकि यह लग्न का नक्षत्र भी है, इनको भाग्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और पर्याप्त यश मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी।
जैसा कि हमने इस चैप्टर के शुरू में ही आपसे बात की थी कि लग्न का नक्षत्र यश, मान और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। तो यहाँ हमने श्री मुकेश अंबानी जी की कुंडली देखते हुए भाग्यवर्धक और धनवर्धक ग्रहों के बारे में बात की। अब अंत में एक बात और, जिसके बारे में अक्सर गलतफहमी रहती है ज्यादातर लोगों के मन में। यहाँ आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनका जन्म 0 डिग्री का है, 00.40.54। तो यहाँ पर विद्वान लोग कहेंगे कि यह तो बाल अवस्था में लग्न है, लग्न की डिग्री ही नहीं है, यह तो पिछले भाव के फल देगा, यह फल देने में सक्षम ही नहीं है। तो यह बात भी यहाँ पर गलत साबित होती है। हमने अपने अनुभव में यह पाया है कि लग्न हो या कोई ग्रह हो, वह सिर्फ उस राशि में एंटर कर गया हो तो वो पूरे फल उस राशि के देता है। अब विद्वता के लिए कुछ भी करें वो एक अलग बात है, बाकी प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और इस कुंडली को आप आराम से देखें, समझें, आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। और जो बाल अवस्था, मृत अवस्था, वृद्ध अवस्था, इसको मानकर फलित करते हैं वो करते रहें, हमको कोई ऐतराज नहीं है और ना हम उनको कुछ कहना चाहते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर अपना अनुभव बता रहे हैं। आपको अच्छा लगे आप अपनाइए, नहीं अच्छा लगे छोड़ दीजिए। पर मुकेश अंबानी जी की यह कुंडली आप नकार नहीं सकते, क्योंकि यह कोई भविष्य कथन नहीं है। यह हमने जो भूत जो बीत चुका उनके साथ उसकी बात की है। कल क्या होगा इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि लग्न हो या ग्रह हो, वो एंटर कर गया तो अपने पूरे फल देता है। दूसरी बात, ग्रह चाहे क्रूर हो चाहे पापी हो, उनकी स्थिति के अनुसार वह पूरे शुभ या अशुभ फल देता है, चाहे वह शुभ ग्रह ही क्यों ना हो। यदि वो इस स्थिति में बैठा है कि उसको खराब फल देने हैं तो वह खराब ही देगा। क्रूर पापी ग्रह, जैसे इनकी कुंडली में हमने देखा राहु और केतु, क्रूर और पापी होते हुए भी कितना सुंदर फल इनको दे रहे हैं। यह सिर्फ ग्रह की बैठी हुई अवस्था पर फल निर्भर करता है। फलित पर क्रूर पापी या शुभ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रहों का क्रूर पापी शुभ ये भी एक अलग संदर्भ में कहा गया है। शास्त्र में जो भी कहा है वह कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन उनका संदर्भ अलग है और समय आने पर हम उसके बारे में भी बात आपसे करेंगे। आशा है आपको आज का यह चैप्टर उपयोगी लगा होगा और इसी के साथ हम आज इस चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।